तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी एक नया नियम लेकर आया है और बस पूरे देश में एक हंगामा सा खड़ा हो गया है। कैंपस से लेकर सड़कों तक हर जगह बस इसी की बात हो रही है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो दूसरी तरफ डर है कि इससे भेदभाव और बढ़ेगा। तो चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सोचिए, ये शब्द किसी प्रदर्शनकारी के हैं और ये एक लाइन ना इस पूरे संघर्ष के इमोशनल साइड को सामने रखती है। बात सिर्फ एक नियम की नहीं है, इसके पीछे डर है, पहचान का सवाल है और इंसाफ की एक तड़प है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नियम है क्या, इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है और ये सब शुरू कहां से हुआ। अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक एक करके। तो सबसे पहले अभी हो क्या रहा है उस पर नजर डालते हैं। पूरे देश में स्वर्ण समाज मतलब जो जनरल कैटेगरी के ग्रुप्स हैं, वो यूजीसी के इन नए नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। उनका साफ साफ कहना है कि ये नियम उनके साथ सरासर अन्याय हैं और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनकी वजह क्या है? वजह है ये नियम खुद। इन्हें नाम दिया गया है भेदभाव विरोधी नियम 2026। अब सवाल यह है कि इन नियमों में आखिर ऐसा लिखा क्या है कि इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। देखिए, सारा झगड़ा ही इस बात पर है कि ये कानून किसके लिए है। ये नियम एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को तो भेदभाव से प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल सही, लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और बस सारी बहस की जड़ यही है। और सजाएं कोई मामूली नहीं है, बहुत सीरियस है। मतलब अगर कोई छात्र दोषी पाया गया तो उसकी डिग्री रोकी जा सकती है। यही नहीं, आगे सरकारी नौकरी या किसी भी एग्जाम में बैठने पर भी बैन लग सकता है। और बात सिर्फ छात्र तक नहीं है, अगर यूनिवर्सिटी ने नियम नहीं माने तो उसकी मान्यता तक रद्द हो सकती है और सरकारी पैसा भी बंद हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि दांव पर बहुत कुछ लगा है। अब ये समझने के लिए कि ये कानून आया ही क्यों, हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। ये नियम कोई रातों रात नहीं बन गया। इसके पीछे कुछ बहुत ही दुखद कहानियां हैं, जिनकी वजह से एक सख्त कानून की मांग उठी। ये सब शुरू हुआ 2016 में रोहित वेमुला और फिर 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या की घटनाओं से। दोनों ही मामलों में जाति के आधार पर भेदभाव और हैरेसमेंट के बहुत गंभीर आरोप लगे थे। इन त्रासदियों के बाद उनके परिवारों ने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसी के बाद यूजीसी पर दबाव बना और इन नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो ठीक है, कानून क्यों बना ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब देखते हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो असल में सवाल क्या उठा रहे हैं। और उनके सवाल काफ़ी सीरियस हैं, जो इस कानून के फेयर होने पर ही शक पैदा करते हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये कानून एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को बचाता है, ठीक है, पर क्या होगा अगर इन्हीं ग्रुप्स के छात्र आपस में एक दूसरे से भेदभाव करें? इस पर यह कानून पूरी तरह से खामोश है, कोई जवाब नहीं। अब आता है दूसरा बड़ा सवाल। मान लीजिए सिचुएशन उल्टी हो। अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का छात्र किसी जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ भेदभाव करे, तो उस जनरल कैटेगरी के छात्र की प्रोटेक्शन का क्या? आलोचक इसी को रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं और उनका कहना है कि कानून में इसके लिए कोई जगह ही नहीं है। और शायद सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि भेदभाव हुआ है या नहीं, इसे साबित कैसे किया जाएगा। इसका कोई साफ सुथरा तरीका, कोई लिटमस टेस्ट तो है नहीं। तो डर इस बात का है कि लोग अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक झूठी शिकायत और बिना ठीक से जांच हुए किसी का पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। और जो शिकायत का पूरा प्रोसेस है वो भी बहुत तेज है। मतलब शिकायत हुई, 24 घंटे के अंदर कमेटी बैठेगी, 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी और रिपोर्ट आने के 7 दिन के अंदर एक्शन भी लेना होगा। तो आलोचक यही पूछ रहे हैं कि भाई इतनी जल्दबाजी में फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है। चलिए अब इस मुद्दे को थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है। इसके पीछे गहरा सोशल और पॉलिटिकल एंगल भी है, जिसकी बात हमारे सोर्स मटेरियल में भी की गई है। तो क्या ये सब वोट बैंक की राजनीति है? ये सवाल भी उठाया जा रहा है। देखिए, देश की आबादी में करीब 67% हिस्सा एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों का है और करीब 33% जनरल कैटेगरी का। तो सवाल यह है कि क्या ये कानून चुनावी गुणाभाग को देखकर बनाया गया है? और ये जो 3% है ना, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। देश में स्वर्ण समाज की आबादी करीब 43 करोड़ है, मतलब देश का लगभग 1/3 हिस्सा। ये लोग हमारी इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या इतने बड़े तबके की चिंताओं को यूं ही नजरअंदाज कर देना सही है?
तो फिर इसका हल क्या है? क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? कोई ऐसा सॉल्यूशन जो भेदभाव से बचाए भी लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी भी ना होने दे? चलिए देखते हैं कि इस बारे में क्या सुझाव दिए जा रहे हैं। जो ग्रुप्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगें बहुत सीधी और साफ हैं। पहली, झूठी शिकायतों से प्रोटेक्शन मिले। दूसरी, कोई भी एक्शन लेने से पहले एक अच्छी खासी पूरी जांच हो। और तीसरी, इस कानून का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कुछ चेक और बैलेंस हो, एक मजबूत सिस्टम हो। एक बहुत ही अहम बात यह भी कही जा रही है कि इस लड़ाई को दलित बनाम सवर्ण या जनरल बनाकर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे न्याय बनाम अन्याय की लड़ाई की तरह देखना चाहिए। एक ऐसी लड़ाई जिसमें सिद्धांत सबके लिए बराबर हो। और आखिर में एक बड़ा सवाल सबके लिए है। देखिए, कोई भी समाज अपने कमजोर तबके की हिफाजत करना चाहता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन सवाल यह है कि ये कैसे किया जाए? किस कोशिश में हम अनजाने में समाज में नई दीवारें ना खड़ी कर दें, नया अन्याय पैदा ना कर दें? शायद इसी बैलेंस को ढूंढना आज का सबसे बड़ा चैलेंज है।